जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था ने अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में उससे संबंधित प्रश्नों और उनकी व्याख्याओं को लेकर आ रही है। व्याख्याओं में हम बृहद स्तर पर उसकी व्याख्याएं देखते हैं, प्रश्न के साथ साथ दिए हुए ऑप्शंस पर भी बृहद स्तर पर हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हम भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। आज से हम भारत एवं विश्व भूगोल के प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। जब आप भारत और विश्व भूगोल जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास एटलस होना जरूरी है, क्योंकि आप उन जगहों को देख सके जिनके बारे में हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान के द्वीपों का क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुतायत पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए होक्काइडो, ऑप्शन बी है होंगशू, ऑप्शन सी है शिकोकू, ऑप्शन डी है क्यूशू। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी होगा, होंगशू सही है। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जापान लगभग 7,500 द्वीपों का समूह है और उसके 425 द्वीपों पर लोग बसे हुए हैं। पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है जापान और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। एशिया महाद्वीप में जापान स्थित है। जापान 4 बड़े, ये जो नाम दिए गए हैं होक्काइडो, होंगशू, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 बड़े उसके द्वीप है और इसके साथ साथ अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। ये द्वीप जो है एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अगर पूछे कि ये द्वीप कहाँ पे स्थित है तो ये प्रशांत महासागर में ये द्वीप स्थित है। ठीक है, अब हम जापान के द्वीपों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो आता है होक्काइडो आता है, सबसे ये नॉर्थ में है, होक्काइडो है। फिर नॉर्थ के बाद जब साउथ में चलते हैं तो दूसरे नंबर पे होंगशू आता है, तीसरे नंबर पे शिकोकू आता है, चौथे नंबर पे क्यूशू आता है। ये 4 मुख्य द्वीप हो गए। उसके बाद एक नीचे उसके बाद आता है, सबसे नीचे ओकिनावा है। वो ओकिनावा जापान मेनलैंड का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। यदि हम इनकी अवस्थिति देखें किस तरीके से ये बने हुए हैं तो ये कुछ इस तरीके से इनकी अवस्थिति सीधे नॉर्थ टू साउथ नहीं है, बल्कि कुछ इस तरीके से ये तिरछे बने हुए हैं। ठीक है, इधर होक्काइडो हो गया, होंगशू हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशू हो गया, इधर कहीं ओकिनावा आता है। ठीक है, अब हम एक एक करके हम द्वीपों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो होक्काइडो है, होक्काइडो जो है, होक्काइडो के बाद नीचे होंगशू है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। होक्काइडो सबसे उत्तरी द्वीप है और यदि हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो क्यूशू सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, अब हम ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम होक्काइडो को देखते हैं। होक्काइडो सबसे उत्तरी द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा मुख्य द्वीप है जापान के प्रांतों में लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा मुख्य द्वीप है, लेकिन जापान के प्रांतों में ये सबसे बड़ा प्रांत है। अब होंगशू को देख लेते हैं। होंगशू पर ही जो टोक्यो स्थित है, कई बार पूछ सकता है कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो ये टोक्यो जापान की राजधानी इसी होंगशू द्वीप पर स्थित है। जापान का यह सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंगशू है। सबसे बड़ी आबादी वाला द्वीप कौन सा? होंगशू है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप कौन सा है? होक्काइडो है। सबसे नॉर्थ द्वीप है होक्काइडो, लेकिन सबसे बड़ा प्रांत होक्काइडो है जापान का। ठीक है, अब होंगशू को मेन आइलैंड भी कहते हैं और यह जो जापान का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है उसका होंगशू ये सेंटर है। होंगशू सेंटर है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप होंगशू को माना जाता है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी होंगशू है। अब हम शिकोकू के बारे में देख लेते हैं। ओकिनावा के बाद दूसरा सबसे छोटा मुख्य द्वीप शिकोकू है। होंगशू के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि हमने बताया ये होंगशू है, यहाँ पे शिकोकू स्थित है, होंगशू के दक्षिण में स्थित है और 4 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। ये जो 4 मुख्य द्वीप हैं इनमें सबसे छोटा द्वीप है और सबसे कम आबादी वाला द्वीप है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है और सबसे कम आबादी वाला द्वीप है। लेकिन जब हम
नॉर्थ से जब हम साउथ की ओर चलते हैं तो ये शिकोकू तीसरे नंबर पे आता है। अब हम क्यूशू के बारे में देख लेते हैं। जापान के जो चारों मुख्य द्वीप हैं, ठीक है, उनमें तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिण पश्चिमी द्वीप है। इन चार मुख्यों में सबसे दक्षिणी पश्चिमी द्वीप है, ठीक है। अब हम ओकिनावा यहाँ पे है, सबसे दक्षिण में स्थित है और सबसे मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका भाग है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है, ऑप्शन ए इसका सही है। अब देखिए हम ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है ग्रीनलैंड, लेकिन एक ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्तशासित देश है, लेकिन इस पर डेनमार्क का नियंत्रण है, जैसा कि मैंने बताया डेनमार्क के अधीन। हालांकि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से जब यूरोप में राजनीतिक रूप से यह जुड़ा और लेकिन ध्यान देने वाली बात है, चूंकि यह 18वीं सदी में यह डेनमार्क के अंतर्गत यूरोप में जुड़ा, लेकिन यह ईयू का सदस्य, यूरोपीय यूनियन का सदस्य यह नहीं है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अपने आप में यह महाद्वीप नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यह महाद्वीप नहीं है। दो जो महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक अंटार्कटिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे अधिक विरल जनसंख्या यहीं पे ग्रीनलैंड में पाई जाती है, मतलब सबसे विरल जनसंख्या, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या यहीं पे ग्रीनलैंड में पाई जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ठीक है, ऑप्शन ए यूरोप है, ऑप्शन बी एशिया है, ऑप्शन सी अफ्रीका है, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका है, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, यूरोप में कुल 49 देश हैं, एशिया में 52 हैं, अफ्रीका में 54 हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। इस हिसाब से अफ्रीका में सबसे अधिक देश शामिल है। अब हम अफ्रीका के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका मतलब एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। अब हम कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आपको यहाँ पे मैप की जरूरत है। अब जब हम ये फैक्ट्स बताएं आपको, तो आप अपने मैप में उसे देखते जाए, इससे एक ही बार में आपको स्मरण हो जाएंगे फैक्ट्स, ठीक है। तो अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है और उत्तर पूर्व में एक सकरा सागर है जिसे लाल सागर कहते हैं। लाल सागर के पूर्व में क्या है? अरब प्रायद्वीप है, लेकिन अरब प्रायद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का भाग नहीं है, वह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में से कुल 39 देश जो हैं वो उसके मुख्य भूमि पर हैं और शेष 6 द्वीप जो है द्वीपीय देश हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 44 लिखा हुआ है, सॉरी ये गलती से हो गया, यहाँ पे 45 देश हैं, ठीक है। द्वीपीय देशों को शामिल करके ये 45 देश हो जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो अल्जीरिया है और अल्जीरिया की हम राजधानी देख लेते हैं, वो अल्जियर्स है, ठीक है। और अब अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश देखें तो वो नाइजीरिया है और नाइजीरिया की जो राजधानी है अबुजा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशल्स है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ये मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, सॉरी ये आप मान लीजिए कि ये
अफ्रीका महाद्वीप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेडागास्कर है और यहीं पे सेशल्स स्थित है। तो सेशल्स है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है और ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर में मेडागास्कर स्थित है और मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जो कि सेशल्स के दक्षिण में है। मैंने बताया अभी मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक मोजाम्बिक देश है, वहां से टूटकर अलग हुआ है और मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य में ये जो सकरा भाग है इसको मोजाम्बिक जल संधि कहते हैं और यही मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस स्थित है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर पूर्वी सिरा है, उत्तर पूर्वी सिरा, ये सिरा, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं और यहाँ पर 4 देश शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश शामिल होते हैं। इरिट्रिया हो गया, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया और जिबूती शामिल है। और जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय है यह पशु पालन है, ठीक है, यह पशुपालन है। अफ्रीका के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। अफ्रीका के दक्षिण में इधर कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है। नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो ड्रेंकसबर्ग पर्वत स्थित है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे ड्रेंकसबर्ग पर्वत इधर स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, और जबकि एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में उसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। अफ्रीका महाद्वीप पर केवल एक ज्वालामुखी स्थित है जिसे माउंट कैमरून कहते हैं और अफ्रीका महाद्वीप पर जो विक्टोरिया लेक है वो विषुवत रेखा पर स्थित झील है और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान देना है, नील नदी विक्टोरिया लेक से निकलती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई यह भूमध्य सागर में अपना कहां बनाती है, मुहाना बनाती है। भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है, मतलब भूमध्य सागर में वो मिल जाती है। विक्टोरिया झील के उत्तर में मिस्र में एक नासिर झील है। नासिर झील और विक्टोरिया झील के मतलब नासिर झील है और विक्टोरिया झील के दक्षिण में टंगानिका एक झील स्थित है। टंगानिका झील दक्षिण में मलावी झील में स्थित है, ठीक है। टंगानिका झील के दक्षिण में मलावी झील स्थित है। यदि हम इसको देखें तो विक्टोरिया हो गया, विक्टोरिया लेक हो गया, विक्टोरिया लेक के इधर टंगानिका झील हो गया, टंगानिका झील के इधर साउथ में मलावी झील स्थित हो गया। विक्टोरिया झील से नील नदी अफ्रीका जब निकलती है तो अफ्रीका के 4 देशों से वो गुजरती है, युगांडा, दक्षिणी सूडान और मिस्र, ठीक है। ये 4 देश हो गए। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। पूछ रहा है किस देश भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत की बात करी जा रही, उसकी कुल आबादी की तुलना में अधिक है। मतलब उसकी कुल आबादी जो भारत की आबादी के प्रतिशत में है उसकी आबादी में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे एसटी की आबादी प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इसका उत्तर है मिजोरम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। देखिए आदिवासियों की जो आबादी है वह कुल आबादी 8.6%, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है या 10.43 करोड़ है और यह भारत के लगभग 15% क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम आबादी की बात करें तो वह एमपी है। एमपी में लगभग 1.53 करोड़ एसटी जनसंख्या रहती है। लेकिन यदि हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से, तो सर्वाधिक आबादी मिजोरम में है और मिजोरम में यह 94.4 के आसपास है, ठीक है। यही चीज प्रश्न पूछ रहा था कि ये मिजोरम की जो जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या के प्रतिशत में जितना है उससे अधिक मिजोरम की जनसंख्या के प्रतिशत में एसटी प्रतिशत है। वह कौन सा स्टेट है? तो वह मिजोरम होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में शामिल नहीं है? कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। तो चिकमंगलुरु हम जानते हैं कर्नाटक का हिस्सा है,
कुर्ग भी कर्नाटक का हिस्सा है, बाबा बुदनगिरी भी कर्नाटक का हिस्सा है। तो एक नहीं है, ये पुलनेज नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही। अब देखिए हम काफी उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहले भारत में काफी को इंट्रोड्यूस किया गया था वो 17वीं सदी के अंत में किया गया था। लेकिन डचों ने काफी को पूरे देश में फैलाने में मदद करी। काफी खेती को पूरे देश में लगभग फैलाया, जहां जहां वो डच पाए जाते थे उधर फैलाया। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब ब्रिटिश शासन का स्थापना हुआ भारत में, तो काफी की वाणिज्यिक खेती अच्छे से प्रारंभ हुई। भारत में जो काफी है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, ये घने प्राकृतिक वृष्टि छाया क्षेत्र में ये उगाई जाती है। काफी मुख्य रूप से एक निर्यात की वस्तु है। भारत में देश में उत्पादित 60 से 70% काफी का निर्यात कर दिया जाता है, जबकि शेष की जो खपत होती है 30 से 40% काफी की जो खपत देश में ही हो जाती है। काफी के जो पौधे होते हैं उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगते हैं। उनके लिए तापमान जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है और 150 से 250 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। यद्यपि कि काफी कई प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है, लेकिन इसके लिए सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है ज्वालामुखी लाल मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए आदर्श मानी जाती है, आइडियल मानी जाती है। काफी का जो पारंपरिक क्षेत्र है वह पश्चिमी घाट का कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। लेकिन भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में उत्तर पूर्वी भागों में ये काफी का ये क्षेत्र है। ऐसे अगर हम देखें काफी का विस्तार भारत में, तो यहाँ पे इसकी खेती की जाती है, इन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। काफी का कुल उत्पादन जो होता है लगभग 70% वह कर्नाटक में होता है। 70% काफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और काफी की खेती आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के गैर पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य में भी, उत्तर पूर्वी राज्य में भी करी जाती है। इधर उत्तर पूर्वी स्टेट हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, ये इन सब क्षेत्रों में, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, इन सब क्षेत्रों में करी जाती है। यदि हम स्टेट के हिसाब से देख लें कि इंडिया में कॉफी किन किन स्टेट्स में होते हैं कम या ज्यादा, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, असम में हो गया, त्रिपुरा में हो गया, उड़ीसा में हो गया, ठीक है, तेलंगाना में भी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है, केरल में होता है। ठीक, ये सब क्षेत्र हैं जहां पे ये कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहा है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिए 2019 से पहले जबकि जम्मू और कश्मीर को यूटी नहीं बनाया गया था, ठीक है, उसका पुनर्गठन नहीं हुआ था। 5 अगस्त 2019 को ये लाया गया था और 31 अक्टूबर से ये प्रभावी हुआ था 2019 से। तो इसके पहले कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला था भौगोलिक रूप से, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो उसके बाद से लेह भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से लेह सबसे बड़ा जिला है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो माहे है, पांडिचेरी की माहे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला थाड़े है महाराष्ट्र में, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला दिबनग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वह राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम यूटी की बात करें, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, तो वह जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी दिल्ली है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अब हम देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, तो कर्नाटक में 29 वन्य जीव अभयारण्य है,
महाराष्ट्र में 42 वन्यजीव अभयारण्य हैं, तमिलनाडु में कर्नाटक में 30 हैं, ठीक है, तमिलनाडु में 29 हैं और मध्य प्रदेश में 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इस हिसाब से ये महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन संपूर्ण भारत में यदि हम देखें, पूरे भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, जो कि एक यूटी भी है, यहाँ पे 96 वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है, पूरे भारत की दृष्टि से भी सर्वाधिक है, सबसे यूटी की भी दृष्टि से अंडमान और निकोबार में सबसे सर्वाधिक है। अब देखिए, हम वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य जो है एक प्राकृतिक आवास होता है, जो कि किसी सरकारी या निजी एजेंसी के स्वामित्व में पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा हेतु यह इसको घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है, जो सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण और उनको विकसित करने के लिए वो स्थापित किए जाते हैं। अच्छा, इनका लक्ष्य क्या होता है? जैसे कि जो वन्य जीव अभयारण्य है, उनका जो लक्ष्य ये है कि जो वन्य जीव वहां पे रह रहे हैं उन आवासों में, उनके आवासों में उनकी व्यवहार्य आबादी को बनाए रखना। व्यवहार्य आबादी मतलब जो जनसंख्या वहां पे उनकी आबादी पहले थी जिस तुलना में, उस तुलना में बनाए रखना। और जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें क्या होता है, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तु, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं और जो वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना है। यदि हम प्रतिबंधों की दृष्टि से देख ले तो वन्य जीव अभयारण्य में प्रतिबंध कम होता है और जनता के लिए यह खुला हुआ होता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में अत्यधिक प्रतिबंधित होता है, उनमें प्रतिबंध अधिक होता है और लोगों तक लोगों की पहुंच की अनुमति उसमें नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित प्रश्न यदि ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं तो एक न एक प्रश्न जरूर रहता है किसी भी परीक्षा में लगभग। ऑप्शन ए जास्कर, ऑप्शन बी पश्चिमी पीर पंजाल, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसको अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। अब हम अटल टनल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर थोड़ा हिमालय के बारे में देख लेंगे। देखिए, अटल टनल को आधिकारिक रूप से बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। यह लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह रोहतांग दर्रे में हिमाचल प्रदेश राज्य में यह स्थित है अटल टनल। ठीक है, यह सुरंग हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है, जैसा कि उत्तर में मैंने बताया। इसके पहले क्या होता था कि जो लाहौल स्पीति घाटी है वह 6 महीने बर्फबारी के कारण वह देश से अलग हो जाया करती थी, लेकिन अटल टनल के कारण अब यह सारा पूरे वर्ष भर लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ा रखने में यह सहायता करेगी। अब देखिए, हम थोड़ा हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणी पाए जाते हैं। पहला पार हिमालय या ट्रांस हिमालय इसको कहते हैं, दूसरा ये बृहद हिमालय हो गया, तीसरा मध्य या लघु हिमालय हो गया और चौथा ये शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक है, अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में देखें। ट्रांस हिमालय के उत्तर में हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है और ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हिमालय से पहले हो गया था और चूंकि हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था तो इसका मतलब ये ट्रांस हिमालय टेथिस सागर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह यूरेशिया प्लेट का एक भाग है और ज्यादा ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर आच्छादित रहता है, अतः यह वनस्पतिहीन क्षेत्र है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो मुख्य श्रेणियां हम देखें, कराकोरम श्रेणी को यदि देख लेते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी श्रेणी कराकोरम श्रेणी है। इस श्रेणी में कराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है और केटू दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 8611 मीटर की इसकी हाइट है।
ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख श्रेणी में ही राकापोसी शिखर है और दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली यह शिखर है। ठीक है, ये जो लद्दाख श्रेणी है यह श्योक और सिंधु नदी के बीच स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और लेह इसी सिंधु नदी के दाहिने तरफ अवस्थित है। अब हम जास्कर श्रेणी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का, ये जो जास्कर है इस ट्रांस हिमालय का सबसे निचला श्रेणी है। बृहद हिमालय के बारे में देख लेते हैं। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय और केंद्रीय हिमालय भी इसको कहा जाता है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से यह सचर जोन से अलग होता है। हिमालय का जो शुरुआत होता है, बृहद हिमालय का शुरुआत पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तिब्बत तक यह फैला हुआ है। दुनिया के जो लगभग 10 मतलब दुनिया के सर्वाधिक ऊंची चोटी या सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय में अवस्थित है, जिनमें से यदि हम 4-5 हम देख लेते हैं। जैसे एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है। मकालू नेपाल में स्थित है। धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। इसके बाद हम मध्य हिमालय को देख लेते हैं या लघु हिमालय को देख लेते हैं, या बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और मध्य हिमालय पर वर्ष भर बर्फ आच्छादित नहीं रहते हैं और इसके ढाल पर मतलब मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यदि हम इसका विस्तार देखते हैं, ठीक है, तो पीर पंजाल आता है, फिर धौलाधर आता है, मसूरी श्रेणी आता है, महाभारत आता है और नामडिबा आता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलाधर श्रेणी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत श्रेणी और नामडिबा श्रेणी ये नेपाल में स्थित है। पीर पंजाल जो है जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता बनिहाल दर्रे से गुजरता है, वह बनिहाल दर्रा यही पीर पंजाल में पाया जाता है। पीर पंजाल में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उनको मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। अब धौलाधर श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। धौलाधर श्रेणी को हिमाचल भी कहते हैं और जो शिमला है इसी धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। और कई शहर है, मनाली हो गया, डलहौजी हो गया, इसी श्रेणी पर स्थित है। मसूरी श्रेणी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो मसूरी श्रेणी में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको बुग्याल या पयाल कहते हैं। जो उत्तराखंड के जो प्रमुख शहर हैं, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, ये इसी मसूरी श्रेणी में स्थित है। अब लघु हिमालय हो गया और बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान, एक मतलब समतल क्षेत्र पाया जाता है। समतल क्षेत्र का ये समतल क्षेत्र पाया जाता है जिन्हें घाटियां कहते हैं। ठीक है, जैसे कश्मीर घाटी, ये श्रीनगर यहाँ पे है, डल झील है, बुलर झील ये कश्मीर घाटी में अवस्थित है। कुल्लू कांगड़ा घाटी ये बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच स्थित है। काठमांडू घाटी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच ये भी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है और यह भी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। अब हम चौथे हिमालय की श्रेणी की बात कर लेते हैं। इस हिमालय श्रेणी की, यह शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय है और हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी कहा जाता है। यह सबसे दक्षिणी हिमालय भी इसको कहते हैं। तीनों हिमालय श्रेणियां, जो ट्रांस हिमालय हो गया और मध्य हिमालय या लघु हिमालय हो गया, इन तीनों हिमालय श्रेणियों में सबसे कम ऊंचाई शिवालिक हिमालय का है। शिवालिक हिमालय जो स्वतंत्र रूप से यह कोसी नदी तक ही दिखाई देता है और कोसी के बाद मतलब पूर्व में शिवालिक हिमालय वो लघु हिमालय के साथ संबद्ध हो जाता है। लघु हिमालय में वह मिल जाता है, उसके बाद शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। डाफला हो गया, मिरी हो गया, अबोर हो गया, मिसमी हो गया। ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसके क्रम है। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी ये वहां की जनजातियों पे आधारित नाम है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उनको द्वार या दून कहते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, ये सब चीजें होगी। अब देखिए कुछ चोटियों के बारे में देख लेते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछ देती है, काफी कंफ्यूजिंग होती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में है एवरेस्ट हो गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन हुआ? केटू हो गया। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गया? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू है। हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी? कंचनजंगा है। हिमालय का भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? देखिए केटू क्यों नहीं है, क्योंकि यह अनाधिकृत रूप से जो पाकिस्तान ने भारत का अधिग्रहण कर लिया है, अनाधिकृत रूप से ऑक्युपाइड किया है, केटू वहां स्थित है। इसलिए हम केटू को परीक्षाओं में कई बार विवादास्पद होने के कारण इसको नहीं माना जाता है, कंचनजंगा को ही वरीयता दी जाती है, इसलिए मैंने भी कंचनजंगा इसलिए बताया। अगर कंचनजंगा नहीं रहेगा तो आप केटू को चूज करिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, डी है राजस्थान और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जब यह प्रश्न पूछा गया था, जब यह परीक्षा हुई थी, यह पेपर जब हुआ था, तो उस समय कर्नाटक स्टेट था, लगभग 7100 मेगावाट। लेकिन इस समय राजस्थान है, आज की स्थिति में 2022 में यह अभी राजस्थान है। ठीक है, अब देखिए सौर ऊर्जा किसको कहते हैं? जो सूर्य से प्राप्त शक्ति होती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। यह ऊर्जा विद्युत में बदलने के लिए कुछ सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है और इन सोलर पैनलों में सोलर सेल या फोटोवोल्टिक उपस्थित होते हैं जो इस ऊर्जा को क्या बदल देते हैं? विद्युत में बदल देते हैं। राजस्थान 2022 में देश का पहला स्टेट बना, ठीक है, जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा के द्वारा करेगा। ठीक है, इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ ये ज्योग्राफी की श्रृंखला समाप्त होती है। 66वीं बीपीएससी से संबंधित ये ज्योग्राफी की श्रृंखला समाप्त होती है। हम कल 65वीं बीपीएससी के प्रश्नों को लेकर आएंगे, ज्योग्राफी के प्रश्नों को, और उससे संबंधित जैसा हमने ये श्रृंखला जैसे चल रही है, विस्तृत विवरण दे रहे हैं, ऑप्शन से रिलेटेड कई सारी बातें बता रहे हैं, जिससे कम समय में आपकी तैयारी और अधिक हो सके। इसी तरीके से हम कल 65वीं बीपीएससी के भूगोल के प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमें यह जरूर बताएं कि आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है और आपको किस प्रकार से यह आपकी तैयारी में मदद कर रही है, आपकी तैयारी को किस प्रकार से बूस्टअप कर रही है। जय हिंद, जय भारत।